जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आरंभ क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी साबित होंगे आपके लिए, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप यहां से करंट अफेयर्स के अपडेट टाइम टू टाइम रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट डेट सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, ऑल सेंट्स डे और मेलबोर्न कप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, भूपेन हजारिका की मृत्यु वर्षगांठ, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का जन्मदिन। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है 6 नवंबर को। वहीं 7 नवंबर की बात करें तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और गुरु नानक देव की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। वही बात करें 9 नवंबर को तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है कि 8वें आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ मनाया जाएगा। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जो है हरियाणा के पंचकुला में आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की एक वैश्विक सफलता का महापर्व जो है 10 नवंबर 2023 को हरियाणा के पंचकुला में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है चंडीगढ़ में आयुर्वेद दिवस की तैयारियों के संदर्भ में आयोजित मीट द प्रेस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंचपरा महेंद्र भाई ने की। वही 9 नवंबर और 10 नवंबर को हरियाणा के पंचकुला में आयुर्वेद दिवस के वैश्विक अभियान का समापन समारोह भी मनाया जाएगा। 8वें आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ मनाया जाएगा कहां? तो हरियाणा के पंचकुला में। अगला खबर है प्रतिवर्ष 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि उत्तराखंड में यह जो है कब से सेलिब्रेट किया जाता है और उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी। 9 नवंबर को उत्तराखंड का जो है 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है सन 2000 में। इसी दिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के साथ ही नए राज्य जो भारत का उस समय वर्तमान में 27वां राज्य था, उसका निर्माण हुआ था। उत्तराखंड को तो वैसे देवताओं की भूमि या देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है। स्थापना के समय इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में औपचारिक रूप से इसका नाम बदलकर जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तरी शहर। उत्तर भारत में स्थित यह राज्य भारतीय तीर्थ स्थलों का एक अद्वितीय केंद्र है। उत्तराखंड 4 सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों का घर है जिसे 4 धाम के रूप में जाना जाता है। कौन कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड के गठन के इतिहास की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भारतीय राज्यों सहित तिब्बत और नेपाल की सीमा भी उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उस समय तत्कालीन समय में जो है भारत का 27वां राज्य बना था। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, अभी हाल ही में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत जो है उच्च आय, धन, असमानता वाले शीर्ष देशों में शामिल है। इट मींस यहाँ पे जो इनकम की असमानता है, डिससिमिलैरिटीज है, कहीं कोई ज्यादा अमीर है, कहीं कोई ज्यादा गरीब है, तो उससे संबंधित एक यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया गया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि भारत जो है उच्च न्याय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों के रूप में उभर कर सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली आबादी का हिस्सा जो है 25% से गिरकर 15% हो गया है। 6 नवंबर 2023 को जारी की गई इस रिपोर्ट में 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ लगातार असमानता और व्यापक व्यवधान की एक प्रमाणिक तस्वीर जो है प्रस्तुत करती है। इसमें इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ी है, लेकिन असमानता भी इसके सापेक्षता में बढ़ी है। भारत में 2000 से 2022 के बीच
प्रति व्यक्ति आय जो है 442 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2389 अमेरिकी डॉलर हो गई है, जबकि 2004 और 2019 के बीच गरीबी दर जो है प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर के अंतरराष्ट्रीय गरीबी माप के आधार पर 40% से गिरकर 10% हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस रिपोर्ट में। बात करें इस रिपोर्ट के कुछ और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो भारत जो है दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है जहां लोगों की आय तो बढ़ी है, लेकिन आय बढ़ने के क्रम में काफी असमानताएं जो है विद्यमान है। 10% शीर्ष अमीर लोगों के पास जो है देश की आधी संपत्ति है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश की जनसंख्या का जो 10% अमीर लोग हैं उनके पास देश की आधी संपत्ति है। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या की बात करें तो 2015-16 में जो 25% से घटकर 2019-21 में यह 15% पर आ चुकी है। देश के 18.50 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर है, जिनकी दैनिक आय $2.15 यानी 180 रुपए से भी कम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर है। ऐसे लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा जो है बना हुआ है, जिसमें महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, अंतर्राज्यीय प्रवासी भी शामिल है। 12 से 120 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी भारत में काफी ज्यादा बढ़ी है। ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान अकेले भारत का है, जो कि 19.2 करोड़ जनसंख्या के बराबर है। सो ये यूएनडीपी की भारत उच्च आय धन असमानता वाले शीर्ष देशों में शामिल से संबंधित जो एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट से संबंधित कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। बात करते हैं, एक अगला इंपॉर्टेंट खबर है, रूस ने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से जो है खुद को अलग कर लिया है। रूस का कहना है कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। नाटो ने रूस के सौदे से बाहर निकलने के जवाब में शीत युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी। नाटो के 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना इकट्ठा करने से रोकना था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक वैश्विक संधि के रूस के अनुसमर्थन को वापस लाने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किया। यह संगठन द्वारा निंदा की गई है जो ऐतिहासिक हथियार नियंत्रण संधि के पालन को बढ़ावा देता है। मॉस्को का कहना है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को विमुक्त करने का उद्देश्य केवल रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर लाने के लिए है, जिसने संधि पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं की। रूसी राजनयिकों का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन ऐसा नहीं करता है, रूस परमाणु परीक्षण फिर से शुरू नहीं करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैसले के तहत आधिकारिक तौर पर रूस ने पारंपरिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से खुद को अलग कर लिया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि यूनेस्को द्वारा केरल का एक शहर है कोझिकोड, उसको भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है। विश्व शहर दिवस पर कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया है, जिसे क्या दिया गया, ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो इससे दो इंपॉर्टेंट खबर ये हो गया कि केरल के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई यूनेस्को द्वारा। वही बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, तो ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। कोझिकोड को नया शीर्षक साहित्य का शहर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित गौरव हासिल करने वाला भारत का पहला शहर है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। यह भी इंपॉर्टेंट अवार्ड में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में जन्मी नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। नंदिनी दास की पहली पुस्तक जो है उसका नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। 49 वर्षीय नंदिनी दास एक ब्रिटिश भारतीय लेखिका है, इतिहासकार और अकादमिक है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रारंभिक आधुनिक साहित्य और संस्कृति की प्रोफेसर है और उनका शोध प्रारंभिक आधुनिक युग में भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसको मिला है, तो नंदिनी दास को मिला है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि रितिका हुड्डा जो है पहली अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियन बनी है। भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग के तहत अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और यह पदक जीतने वाली यह दूसरी महिला पहलवान है। एक्शन से भरपूर 76 किलोग्राम फाइनल में रितिका ने यूएसए की पूर्व अंडर 20 विश्व चैंपियन कैनेडी ब्लेड्स को 9-2 से हराया। रितिका हुड्डा कुश्ती में एक उभरता हुआ सितारा है और उन्होंने अपनी उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है।
इनके बारे में बात करें तो ये भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा जो है हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो मिस्र में 2023 इब्राहिम मुस्तफा कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। वही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियन बनी है कौन? हरियाणा के रोहतक जिले की रितिका हुड्डा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन पैनल ने रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा की सिफारिश की है। झा की व्यापक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारतीय रेलवे के प्रमुख डिवीजनों के परिचालन प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है, जो उन्हें केआरसीएल के नेतृत्व की जिम्मेदारियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और एक अनुभवी पेशेवर के रूप में प्रतिबिंबित करता है। कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी कौन होंगे? संतोष कुमार झा। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। डब्ल्यूएचओ ने टीबी की घटनाओं में कमी लाने के लिए भारत की उपलब्धि की पुष्टि की है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023। इसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मामले का पता लगाने में सुधार के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट में भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक यह पहुंच गया है, जो बहुत बड़ा यह उपलब्धि है। टीबी के उपचार के लिए 80% यह सक्सेसफुल हो गया है। केस डिटेक्शन में सुधार। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मामले का पता लगाने में सुधार के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई है। इसमें यह भी कहा गया कि भारत ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को उजागर करते हुए टीबी कार्यक्रम पर COVID-19 के मींस कोविड-19 के प्रभाव को सफलतापूर्वक उलट दिया। आंकड़ों के मुताबिक भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए 80% के उपचार कवरेज तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो भारत के टीबी उपचार कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। तो डब्ल्यूएचओ ने टीबी डिजीज से रिलेटेड इंडिया के सापेक्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विश्व सिनेमा के चमकते सितारे और सिनेमाई जगत में अपने अपार योगदान के लिए जाने जाने वाले श्री माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। कहां? तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो गोवा में आयोजित किया जाना है। 13वां विश्व प्रीमियर सहित अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग में 198 फिल्में दिखाई जाएंगी। कैचिंग डस्ट होगी इस आयोजन की पहली शुरुआती फिल्म। अबाउट ड्राई ग्रास मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस वर्ष विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों से पुरस्कार विजेता 19 फिल्मों को IFFI कैलोडोस्कोप में शामिल किया गया है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा और इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि केरल को टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। राज्य के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज ने कहा कि राज्य ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा स्थापित यह पुरस्कार जीता है। यह दूसरी बार है जब केरल आरटीओ को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिल रहा है। पिछले साल कोट्टायम जिले के मारतुरुथु में लागू वाटर स्ट्रीट परियोजना को यह सम्मान दिया गया था। तो केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की गई है, क्यूएस वर्ल्ड वाली, जिसमें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और लिस्ट में 7 भारतीय यूनिवर्सिटी जो है शामिल हो गई है। बुधवार को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023-24 में सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की सबसे अधिक संख्या के साथ भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में भारत में सबसे अधिक 37 नए प्रवेशकों की संख्या दिखाई गई है, जिसके तहत शीर्ष 100 एशियाई विश्वविद्यालयों में 7 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत जो है अब 148 विशिष्ट यूनिवर्सिटी के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गई है। 148 भारतीय संस्थानों की तुलना में चीन की संख्या 133 और जापान की संख्या वहीं 96 है। आईआईटी बॉम्बे जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है और क्वार्क साइमंड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में एशिया में 40वें स्थान पर है। रैंकिंग के अनुसार आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर है, वही आईआईटी मद्रास जो है 53वें स्थान पर काबिज है। तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो जारी की गई है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, उसमें भारत में आईआईटी बॉम्बे जो है सर्वोच्च रैंक धारित करता है। ये देखिए यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का। वही दूसरे और तीसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे और तीसरे नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और साइमल्टेनियसली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएस का है। सो ये टॉप
10 यूनिवर्सिटी है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है गायों की जनगणना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 3 श्रेणियों में गाय की जनगणना कराने का आदेश दिया है, जिसमें पशुपालकों के पास निराश्रित पशुओं, सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया। पहले चरण में इन गायों की गिनती की जाएगी और अगले चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी कि उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान किया जाए। यूपी सरकार ने कहा कि वर्तमान में 6,889 निराश्रित पशु प्रजनन स्थलों में 11.85 लाख गायों को संरक्षित किया गया, जबकि 1.85 लाख से अधिक गायों को गौ संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गौ सेवकों को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो है गायों की जनगणना कराने जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट खबर राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने 200 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा। महाराष्ट्र ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदकों का दोहरा शतक पूरा करने वाली ये पहली टीम बन गई है। समापन समारोह में केवल एक दिन, इट मींस यह आज समाप्त हो गया है और यह पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। महाराष्ट्र के लिए 200वां पदक मीरामार बीच पर ट्राइथलॉन मिश्रित रिले में आया और जब महिला व्यक्तिगत विजेता मानसी मोहिते ने रेस के आखिरी हिस्से में लगभग 2 मिनट पहले पिछड़ते हुए समय को कवर किया और अपनी टीम को 1 मिनट 51 सेकंड के समय के साथ गत चैंपियन तमिलनाडु के ऊपर जीत दिलाई। राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने 200 पदकों का आंकड़ा पार कर लिया और यह टॉप में बना हुआ है इस सूची में। अगला इंपॉर्टेंट खबर है अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। मंगलुरु के मांडसोवन के सहयोग से कुंडापुरा के कारवाल्हो परिवार द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण का पुरस्कार प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार अपोलिनारिस डिसूजा को दिया गया है। पुरस्कार समारोह 5 नवंबर 2023 को आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया गया। इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में भाषाविद प्रताप नाइक एसजे और उनके कुंडापुरा के कारवाल्हो परिवार द्वारा की गई थी। यह वार्षिक पुरस्कार कर्नाटक क्षेत्र के व्यक्तियों को संगीत, नृत्य, थिएटर, लोकगीत, सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार न केवल प्राप्तकर्ता के योगदान का जश्न मनाता है बल्कि कोंकणी कला और संस्कृति की समृद्धि और विविधता के प्रमाण के रूप में भी यह कार्य करता है। अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक गुफा से एलिसियस हिमालय नामक घोंगे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। एलिसियस हिमालय नामक घोंगे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहां? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह घोंगे की एक नई प्रजाति है जो एलिसियस वंश से संबंधित है। एलिसियस छोटे भूमि घोंगे की एक प्रजाति है। यह जीनस सबसे पहले भारत में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि यह जीनस दक्षिण पूर्व एशिया तक ही सीमित है और भारतीय क्षेत्र में यह फिलहाल तो ज्ञात नहीं है। यह नई प्रजाति अपने पीले शंक्वाकार खोल के कारण अन्य सभी हिमालयी एलिकेट प्रजातियों से भिन्न है। आसपास के क्षेत्र में सबसे समान शेल सान स्टेट्स म्यांमार से प्राप्त स्टेमा कॉस्मिथिस स्प्रेटी है। यह ऑपरकुलम के बाहरी तरफ विशिष्ट तुरही जैसे प्रक्षेपण द्वारा अन्य सभी एलिसिस प्रजातियों से भिन्न है। यह अब तक हिमालय में रहने वाली एकमात्र एलिसिस प्रजाति है। अन्य सभी ज्ञात एलिसिस प्रजातियां जो है लाओस, वियतनाम, दक्षिणी थाईलैंड और प्रायद्वीपीय मलेशिया में बताई गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में घोंगे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है एलिसियस हिमालय। अगला इंपॉर्टेंट खबर है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम जो है विश्व चैंपियन बन गई है और उसने दूसरी बार गोल्ड जीता है। एशियन चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को जापान के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले को 4-0 से जीतकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह दूसरी बार है जब भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को लेकर हॉकी इंडिया ने ट्वीट कर ऐलान किया कि प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को 4-0 से हराकर दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि हाल ही में तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। अब देखिए एलिसियस हिमालय की जो घोंगे की एक प्रजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। वहीं तमिलनाडु के राजपालयम में पश्चिमी घाट के पास गेको की एक प्रजाति की खोज की गई है जिसको बोलते हैं सेनेमास्पिस रशीदी। सेनेमास्पिस रशीदी उसका नाम है। सेनेमास्पिस रशीदी के बारे में बात करें तो यह एक छिटकिली की नई प्रजाति है जिसका नाम है सेनेमास्पिस रशीदी। अब तक गेको की जो 93 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है और ये 94वीं प्रजाति है जिसकी खोज की गई है तमिलनाडु में। नई प्रजाति को रशीद का बौना गेको भी कहा जाता है क्योंकि ये जीनस में सबसे छोटी है और ये अपने थूथन के से लेकर लगभग 2 इंच लंबा है। ये राजपालयम के पास कोट्टामलाई स्टेट में 1245 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया था।
इसकी दिखावट की बात करें तो पीठ पर पीले, सफेद और काले रंग के सुंदर पैटर्न का संयोजन दिखाई देता है। यह पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो ये जानते हैं कि इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, जो पश्चिमी भारत में उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह अरब सागर के मालाबार तट के समानांतर दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे की चोटी बनाता है। सो पश्चिमी घाट में कौन सा मिला है? गेको की एक नई प्रजाति मिला है जिसका नाम है सिनेमास्पिस रशीदी। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। वरिष्ठ नौकरशाह और पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई, जिससे यह पद संभालने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति बन गए हैं। तो हीरालाल सामरिया जो पहले सूचना आयुक्त थे, अब वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, हाल ही में एक लिस्ट सूची जारी की गई है, एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई। इसमें जो है अभी 519 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बात करें तो 283 AQI के साथ पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है वो इस सूची में दूसरे स्थान पर है। फिर 185 AQI के साथ कोलकाता तीसरे स्थान पर है। इसके बाद चौथे स्थान पर मुंबई का नंबर आता है, जहां AQI 173 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर खाड़ी देश कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जहां AQI ने 165 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यह छठे स्थान पर है, जहां AQI 159 है। मिडिल ईस्ट के एक और देश इराक की राजधानी बगदाद को 7वां स्थान मिला है, जहां की हवा की गुणवत्ता जो है 158 AQI है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 158 AQI के साथ 8वें और कतर की राजधानी दोहा जो है 153 AQI के साथ 9वें स्थान पर है। वहीं चीन का वुहान शहर जो है 153 AQI के साथ 10वें स्थान पर है। तो ये दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें टॉप 3 में जो है भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये 3 शहर आते हैं और दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन के निकला है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है चिली। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगोलो की बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा गया। यह बैठक 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो भारत और फ्रांस के द्वारा सह स्थापित की गई थी। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस के COP21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में 116 देश इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन संपूर्ण रूप से सदस्य बनने का अनुसमर्थन जो है मात्र 95 देशों ने ही दिया है और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है चिली। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रेडियोग्राफी क्या है? यह एक तकनीक है जिसके जरिए लोगों की अंदरूनी समस्याओं के बारे में बेहद आसानी से जाना जा सकता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के मौके पर इस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो यह दिन पहली बार साल 12 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने की पहल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की तरफ से की गई थी। तभी से हर साल दुनिया भर में इस दिन को 8 नवंबर को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रेडियोग्राफी उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है जिससे मरीज की देखभाल में योगदान दिया जाता है। सो रेडियोग्राफी के तहत लोगों की अंदरूनी समस्याओं के बारे में बेहद आसानी से जाना जा सकता है। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, दूसरी बार जापान को हरा करके। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि IIT कानपुर का अभिनव समाधान एक निकला है। दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की बात इसने की है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें दिल्ली टॉप पर है। IIT कानपुर के पास जहरीली हवा से जूझ रहे दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के लिए एक त्वरित समाधान निकलकर सामने आया है कि यह शहर को कृत्रिम बारिश के साथ प्रदूषकों और धूल को धोने में मदद कर सकता है। दरअसल संस्थान ने दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश का रास्ता पेश किया। IIT कानपुर इस कृत्रिम बारिश वाली प्रक्रिया के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रही है और जिसमें यह सफल हो चुका है। सो प्रदूषण को कम करने के लिए IIT कानपुर द्वारा कृत्रिम बारिश का सुझाव दिया गया। कृत्रिम बारिश क्या है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के तहत किसी एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम बारिश के लिए। यह सिल्वर आयोडाइड हवा में और आसमान में संपर्क में आने के बाद तेजी से बादल का निर्माण करने लगता है और इन्हीं बादलों के कारण बारिश होती है। दरअसल सिल्वर आयोडाइड बर्फ की तरह होती है जिसमें बादलों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। क्लाउड सीडिंग होने के बाद नवगठित बर्फ के टुकड़े तेजी से बढ़ते हैं और बादलों में वापस पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, जिससे स्नो पैक और स्ट्रीम फ्लो बढ़ जाता है। क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन आमतौर पर नवंबर से मई के बीच किया जाता है। सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों की आवश्यकता होती है, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग ऐसे समय में नहीं होती जब उच्च जोखिम वाला समय हो।
अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि टाइम मैगजीन ने शेख हसीना को दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। 76 साल की उम्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। टाइम कवर स्टोरी में उन्होंने एक राजनीतिक घटना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जिन्होंने पिछले दशक में एक देहाती जूट उत्पादक से एशिया प्रशांत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक बांग्लादेश की वृद्धि का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रही हैं, जो 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले 1996 से 2001 तक वह इसी पद पर थी। राजनीति में उनकी उल्लेखनीय यात्रा ने उन्हें मार्गरेट थैचर या इंदिरा गांधी जैसे प्रतिष्ठित नेताओं से भी अधिक चुनाव जीतते देखा गया है। कार्यकाल में इनके कई कार्यकाल है और लचीलेपन की प्रतिष्ठा के साथ साथ हसीना अपने देश का नेतृत्व करने के लिए काफी समर्पित है। सो टाइम मैगजीन ने शेख हसीना को दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख के रूप में बताया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि स्वीडन के साब ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। भारत ने हाल ही में स्वीडन की साब को देश के एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। जबकि भारत ने पहले स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति दी थी, उस सीमा से अधिक की मंजूरी जो है व्यक्तिगत मूल्यांकन के यह अधीन था। सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2015 में इन नियमों में ढील दी थी, लेकिन अब किसी भी विदेशी कंपनी को रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की इजाजत नहीं मिली थी। इस प्रकार स्वीडन का जो साब कंपनी है, उसको रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल हुआ। अगला और इंपॉर्टेंट और अंतिम खबर यह है कि मलेशिया ने जौहर राज्य के शासक को देश का नया राजा चुना है। क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। मलेशिया के शाही परिवार ने जौहर राज्य के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को देश का नया राजा चुना है। मलेशिया के विशिष्ट घूर्णनशील राजशाही प्रणाली के भीतर लिया गया यह निर्णय राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। 1957 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद मलेशिया ने एक विशिष्ट राजशाही प्रणाली को बरकरार रखा है, जहां 9 जातीय मलय राज्य शासक बारी बारी से 5 साल के लिए राजा के रूप में कार्य करता है। सो जौहर राज्य के शासक को देश का नया राजा चुना गया किस कहां, तो ये मलेशिया में। तो आज के 1 तारीख से 10 तारीख तक नवंबर, ये 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आप कुछ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच कहां आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा आपका गोवा में। अगला प्रश्न आपका, यूनेस्को द्वारा किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है, तो यह कोई तो यह केरल का कोझिकोड शहर है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को जो है संगीत का शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 8वें आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कहां मनाया जाएगा, तो ये कहां मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा आपका हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में 8वें आयुर्वेद दिवस पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के साप ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है, तो वो स्वीडन की एक साप कंपनी है जो रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई हासिल किया है। अगला इंपॉर्टेंट खबर क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना आपका चिली। चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन में ही आ गया। तो भारत के मुख्य चुनाव यहाँ चुनाव नहीं सूचना होगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो हीरालाल सावरिया को। अभी हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है, तो मुफ्त वीजा की घोषणा की है श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व कप क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है, तो ये हो गया आपका ग्लेन मैक्सवेल। हाल ही में किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है इंद्रमणि पांडे को। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है, तो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया आपका रूस। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्न थे, आप इन्हें पढ़ें और अपनी रणनीति में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।